हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए चैप्टर की बात करते हैं 11th की। चैप्टर 11th है हमारे पास थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। तो तुमने 11th में पढ़ा ये चैप्टर। 11th में तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, आपको सबसे आसान लगा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे चैप्टर में काउंट होता है। मतलब डिफिकल्ट है, अगर आपने इसमें थोड़ी सी लापरवाही की तो होश पोश हो जाएगा ये। अगर आप इसकी सारी बातें इंडिविजुअल पढ़ते रहोगे, सारी बातें बिल्कुल आसान है अपने आप में, आपने पढ़ी पढ़ी। लेकिन समस्या क्या है ना, कि बातें बहुत सारी हैं इसमें। जैसे आपने इंटीग्रेशन करा अभी रिसेंटली, इंटीग्रेशन में क्या था, बातें आप पढ़ते जा रहे हैं इंडिविजुअली, आपको वे सारी चीजें अगर माइंड में फिट नहीं रहेंगी, मेमोरी से स्किप होती रही, तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते थे। एक ही टाइम पर एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना पड़ रहा है, एक ही टाइम पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर रहे हो। मतलब इंटीग्रेशन की तरह ये उससे भी ज्यादा होश पोश है। इंटीग्रेशन में तो फिर भी आपने एक बार पढ़ा आपको 40% तक ही समझ में आया, फिर आपने इंटीग्रेशन का रिवीजन किया तो वो आपको 80 to 90% तक हो गया। लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी सी नहीं होगी कि हाँ, अभी भी अंदर से फीलिंग नहीं आती होगी कि कैसा भी क्वेश्चन बन जाए मैं कर लूंगा। लेकिन बस इसमें क्या है, आप स्टार्टिंग में इसे एक बार करोगे चैप्टर को, ये आपको हर टॉपिक इंडिविजुअली अच्छा समझ में आता रहेगा। हर एक टॉपिक आसान है बिल्कुल, थ्योरी बेस्ड सा मान सकते हो आपकी। मतलब कुछ कैलकुलेटिव नहीं है। क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे से हैं, छोटी छोटी से हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बट सोचने वाले हैं। ठीक है। इंडिविजुअली जब टीचर आपको बताएंगे बेटा ऐसा कर लो, तुम कहोगे हाँ जी ऐसा कर लिया, लेकिन दिमाग अपने आप नहीं सोच पाता। यहाँ तक तो ठीक है, जब आप इंडिविजुअल पढ़ेंगे सारी बातें आपको समझ में आती रहेंगी। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो मिक्सचर बनता है, ये दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो गए, इसके साथ ये वाला कंसेप्ट अटैच कर दिया, मतलब लैंग्वेज समझने का फेर होता है। जैसे आपने वेक्टर की मिसलिनियस की, कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज समझने वाला लगा होगा आपको कि अगर लैंग्वेज समझ में ना आई तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें बिल्कुल सेम वही पंगे हैं सारे, कि अगर क्वेश्चन के आपने लैंग्वेज सही से कैच कर ली तो बहुत आसान है, और थोड़ा सा माइंड आपका कैच नहीं कर पाया तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इसके क्वेश्चन या तो होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे तुरंत, और अटक गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यही है कि आप इसकी 4-6 बातें जो भी पढ़े उन्हें वापस रिवाइज करते रहे। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, एक I111 टेक्निक, ये रिवाइज करने की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। चलो 2 मिनट लगेगी मेरी, मैं बता दूं। आई मतलब होता है यहाँ पे इमीडिएट रिवीजन। इमीडिएट आपको तुरंत रिवाइज करना होता है। तुरंत मतलब आपने 4 बातें पढ़ी, पढ़ के रुक जाओ और उन्हें वापस देखो। पहली ये पढ़ी, दूसरी ये, तीसरी। मतलब जब भी आपने जैसे 2 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा आपने पढ़ाई की, 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद आप रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते चले गए, नहीं, 2 घंटा पढ़ो, पढ़ के आप रुक गए और रुक के वापस, ध्यान देना इस चीज पे, कि 2 घंटा पढ़ के जब आप उठोगे तो उठने से पहले वापस आपको देखना है। इसी को बोलते हैं इमीडिएट रिवीजन। और मैं ये कह सकता हूँ कि 90% से ज्यादा बच्चे यही काम नहीं करते। तुम में भी कोई ये नहीं करता होगा। तुमने एक्सरसाइज खत्म की, एक्सरसाइज 10.4, पहला क्वेश्चन कर लिया जी, दूसरा कर लिया, तीसरा, 10 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन का आखिरी आंसर लिखते यार, कॉपी बंद। यही तो करते हो, बस यही सबसे बड़ी गलती करते हो। ये मत करो। आपने 10 कर लिए तो एक बार वापस रिकैप करो कि अब तक हमने क्या पढ़ा, इसमें इस क्वेश्चन में क्या था। फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। मान लिया आपने 2 घंटे दिए, तो वापस रिकैप करने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगी, 10 मिनट लगेगी। आपको खाली क्वेश्चन ही तो देखना कि ये थर्ड क्वेश्चन था, इसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ था। ठीक है। या फिर ये 7th क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन में अच्छा इसमें कोलिनियर करना था, कोलिनियर के लिए हाँ ध्यान आ गया, A1/A2 करते हैं, B1/B2। मतलब इस तरीके से आप ऐसे सोच सोच के ऐसे आप रिवाइज करोगे। लेकिन आप बस यही काम नहीं करते, आप क्या करते हो, एक्सरसाइज खत्म करी, कॉपी बंद कर दी। तो एक तो इस काम से बचो भाई। ठीक है। इस काम से बचो कि आप वापस रिवाइज करो। ये चैप्टर आप तभी कर पाओगे जब आप इस तरीके से करोगे। उसके बाद आई से इमीडिएट हो गया। वन क्या है यहाँ पर, ये 1 डे है। 1 डे मतलब एक दिन बाद। जैसे आपने आज 10 क्वेश्चन तक कर लिए किसी एक्सरसाइज में, सपोज 15 क्वेश्चन है या कुछ भी है, आज आपने 10 क्वेश्चन किए और
10 क्वेश्चन का आपने क्विक रिवीजन भी कर लिया इमीडिएट वाला। फिर अगले दिन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, यानी नेक्स्ट पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इन्हीं 10 पे एक नजर डाल लो वापस, तो पक्का होता जाएगा। ठीक है, एक ये वन था 1 वीक, और ये वन था 1 मंथ। ठीक है, I111 में आई मतलब इमीडिएट, 1 मतलब 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये वाले दो तो लाइफ टाइम ही बिल्कुल पक्का कर देते हैं कंसेप्ट को। ये दोनों बेहद जरूरी हैं किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। आई मतलब तुरंत एक्सरसाइज की, तुरंत वापस देखो एक बार उसे, कॉपी तुरंत बंद मत करो, बंद मत करो, उसे वापस देखो क्या क्या था इन क्वेश्चन में। ठीक है, और एक वन क्या है, अगले दिन वाला वन है कि जब अगले दिन आप आगे का स्टार्ट करने वाले हो ना, तो एक बार पिछला यानी कल हमने क्या पढ़ा था एक बार उसे वापस देख लो, तो उससे चीजें पक्की हो जाती है। खैर वापस अपने इसी चैप्टर पे आते हैं। तो मैंने बताया, मैं पहले ही आपको कह रहा हूं, कल फिर तुम मुझे कहोगे कि ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, देखो मैं बिल्कुल पक्के तौर पे तुम्हें कह रहा हूँ। और ज्यादातर बच्चे देखो, जब भी मैंने तुम्हें कुछ कहा एक्सपीरियंस के आधार पे, मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन से पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में बच्चे पीछे हट जाते हैं। और तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे बैच के बहुत सारे बच्चे पीछे छोड़ दिए हमने, जो अब हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। सब सब मतलब क्या बोलेंगे उसे, लापरवाही करने लग गए। ठीक है, पढ़ाई से पीछे हट गए, मैदान छोड़ दिया ज्यादातर ने, तुम्हारी खुद की क्लास के बच्चों ने, पता है तुम्हें ये बात। ठीक है, और इसमें भी अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में अगर तुम ये वाला काम इमीडिएट रिवीजन और अगले दिन वाला काम करते हुए नहीं चलोगे, तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। और अगर तुमने ये कर लिया तो इससे आसान चैप्टर नहीं है फिर, क्योंकि इसमें लर्निंग वर्क है। ठीक है, अगर तुमने ये नहीं किया और फिर तुम मुझे कहो कि सर समझ में ही नहीं आ रहा हमें तो क्या चल रहा है, तो भाई देखो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया कि होना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, इंडिविजुअली तो सारे टॉपिक बहुत आसान है, तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज 11.1 है वो डायरेक्शन रेशियो, दो टर्म आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, इनके ऊपर है। तो मैं इन्हें बता देता हूँ, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ओके, ये तो पता है आपको डायरेक्शन रेशियो तो पहले भी। जैसे एक वेक्टर हमने लिखा 3i प्लस 5j-2k, इसके जो स्केलर कंपोनेंट हैं उन्हीं का दूसरा नाम है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो तो कोई बिग डील हुई नहीं, स्केलर कंपोनेंट को ही डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। आप इसके स्केलर कंपोनेंट बता सकते हैं, दो तरीके के बताए थे मैंने कंपोनेंट आपको, स्केलर और वेक्टर। ये पूरा वही है, वेक्टर वाला ही है ये पूरा टॉपिक। आप ज्यादातर बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होती है जी, पता ही नहीं चलता ये वेक्टर का था क्वेश्चन की 3D का था। इसमें वेक्टर का यूज है पूरे में बार बार तुम वेक्टर ही पढ़ोगे इसमें। स्केलर कंपोनेंट क्या थे वेक्टर के, 3, 5 और -2। वेक्टर कंपोनेंट थे 3i कैप, 5j कैप, -2k कैप। खैर ये जो स्केलर कंपोनेंट है ना, इन्हीं का दूसरा नाम डायरेक्शन रेशियो है, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बराबर 3, 5, -2। तो डायरेक्शन रेशियो तो कोई बिग डील है नहीं, जो भी वेक्टर लिखा हुआ है उस वेक्टर में से आई जे के हटा दो, खाली न्यूमेरिक वैल्यू को ही डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई, पता चल गया डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे डीसीज करके लिखा जाता है, डीसीज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। और ये होते हैं भाई डायरेक्शन रेशियोज अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो जैसे ये वेक्टर दे रखा था, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का, 9 + 25 + 4, 9 × 4 = 38, √38 हो गया होगा। ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होगा 3/√38। तीन तीन होते हैं ये भी, एक्स एक्सिस वाला, वाई और जेड, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। 3/√38, 5/√38, और भाई डायरेक्शन रेशो तीसरा था -2/√38। तो डायरेक्शन कोसाइन तीन होंगे, 3/√38, 5/√38 और -2/√38। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड कर लोगे, डायरेक्शन रेशो भी फाइंड कर लोगे, ये तो बिल्कुल आसान कहानी है।
लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के बारे में एक मेन बात बची हुई है, वो देखो अभी क्या है। जैसे 3D में हमने कोई इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऐसे बनाया, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया 3D में, 3 - 2 5, एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट एक्चुअली बोर्ड पे नहीं, ऐसे हवा में है। अब हवा में तो हम पॉइंट को बना नहीं सकते, ऐसे ध्यान से समझो, ऐसे हवा में टंगा हुआ है ये पॉइंट, बोर्ड पे नहीं है। हवा में तो नहीं लगा सकता था, इसलिए बोर्ड पे लगाया इस पॉइंट को। अब यहाँ ओरिजिन है, मान लिया इस बोर्ड के ऊपर, यहाँ ओरिजिन को ओ से, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, इमेजिन करो थोड़ा सा, आपको वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ओरिजिन को इससे मिलाने वाला जो वेक्टर है, पॉइंट से, ओरिजिन को पॉइंट से मिलाने वाला वेक्टर, उसे इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड भी की थी, सर ये पोजीशन वेक्टर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहीं पे अगर बताऊं, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाने पर ये जो वेक्टर बना एक ओपी, ओपी एक लेंथ हुई ना इसकी ओपी, तो ये जो ओपी वेक्टर बनता है, ये जो ओ वर्ड है, मतलब पी के पोजीशन वेक्टर को ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है। और ओपी वेक्टर होगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये होता है। तो ये भी वेक्टर पूरा एक भरा पूरा वेक्टर, एक लेंथ है इसकी भी अपनी। ऐसा नहीं है जैसे हम कह देते ना कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअली पॉइंट से नहीं होता वहां, मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पॉइंट तो एक डॉट हो गया, एक डॉट कोई वेक्टर नहीं बना सकता। डॉट पॉइंट तो एक डॉट होता है, और डॉट को तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर है और वेक्टर की एक लेंथ होती है। तो ये डॉट एक्चुअली वो नहीं है, क्या है, ओरिजिन से मिलाने पर ये जो वेक्टर बना वो होता है उसका, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पॉइंट को ही बोल देते हैं कि पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। जब भी बोले कि इस पॉइंट से वेक्टर लिख लो, तो वो मतलब ये होता है कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लो, ओके। खैर, ये ओपी है। अब डायरेक्शन कोसाइन होते क्या हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन वर्ड सुना है क्या तुमने पहले, कोसाइन। कोसाइन ना कोस की फुल फॉर्म होती है, जैसे टेन की टेंजेंट, साइन की साइन ही रहती है, कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन। तो ये वाला कोसाइन वही है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, अब ध्यान से सुनना। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कि कोई भी वेक्टर, जरूरी नहीं पोजीशन वेक्टर ही हो, कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं, उनके कोसाइंस को उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। फिर से सुनिए, कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उन एंगल के कोस को, उन एंगल के कोस को उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बोले जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि लेट ओपी मेक्स एल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, कि ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एल्फा है, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस, ठीक है। ये तीनों एक्सिस के साथ, मान लिया एक्स के साथ उसने अल्फा बनाया, वाई के साथ उसने बीटा एंगल बनाया, और जेड के साथ गामा एंगल बनाया, देन कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। या कोई भी वेक्टर ए लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ओपी लिखूं, यहाँ तुम कोई भी वेक्टर ए कह सकते हो। लेट ए वेक्टर मेक्स इतना इतना एंगल, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। हो सकता है कुछ बच्चों को इस ओपी से देख के कुछ एलर्जी हो रही हो। कोई भी वेक्टर ए, लेट एनी वेक्टर ए मेक्स एल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा विद जेड एक्सिस। तो कोस एल्फा क्या हुआ, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तीन हुए डायरेक्शन कोसाइन। अब यहां से एक बार देखते हैं, एल्फा एंगल यही तो होगा एक्स एक्सिस के साथ। थोड़ी सी चीजें समझो,
अगर इस पॉइंट को मैं एक्स वाई जेड लूं, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को एक्स वाई जेड ले, तो ये वेक्टर बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, एक्स वाली लेंथ ये होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रही होगी, ये लेंथ इतनी। अब तुम एक बात बताओ, कोस एल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही तो होगी। ठीक है, और यही तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, वेक्टर और बटे में उसी का ही मैग्नीट्यूड, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियो। देखो इसके अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, इस वाले वेक्टर के, तो डायरेक्शन रेशियोज हैं एक्स वाई और जेड। अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो क्या होगा, बटे में मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर का, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ए, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जी जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन। यही तो बताया, डायरेक्शन रेशियो के अपॉन में मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर का, बी कहां से आ गया, ये वेक्टर ए और वेक्टर ए का, कि जो डायरेक्शन रेशियो है उनके बटे में मैग्नीट्यूड रख दो वेक्टर ए के। इसी तरीके से निकलते हैं ये ट्रायंगल सा बना के। कुल मिला के आप याद रख सकते हो कि कोस अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कोस बीटा की वैल्यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जी कोस गामा की वैल्यू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी ए ही रहेगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये तीनों वैल्यू याद रह जाएंगी, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ओके, एक बार इतनी सारी चीजें कुछ समझ में आई हो तो नोट कर लो, नहीं भी आई हो तो आप ये याद रख सकते हो कि अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, बीटा क्या है, वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, गामा क्या है, जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यानी अगर किसी वेक्टर के हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले एंगल पता हो तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को देख के भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं, और उसके एंगल पता हो हमें तब भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब दो तरीके पता चल गए। अब जैसे ये 11.1 का जो पहला ही क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन खोल कर देखो, इसने कहा अ लाइन, लाइन मतलब एक वेक्टर ही है, लाइन भी एक वेक्टर है, मेक्स 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल 135 एंड 45, 135 एंड 45 डिग्री, इतने इतने एंगल बनाती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे कोस 90, कोस 135, कोस 45। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब बस इनकी वैल्यू रखनी, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 135 की वैल्यू -1/√2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से जब एंगल दे रखे हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं आपको। डायरेक्शन रेशियो कितने, -18, -18, 12 और जी -4। ठीक है, तो वेक्टर ए तो लिख सकते हो तुम इससे, ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं उसने, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं आपसे, तो वेक्टर ए कितना बनेगा, अगर माइनस के 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप -4 के कैप, इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वेक्टर ए लिखा मैंने। मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, 324 और ये 144 और 16, जोड़ के देखो कितना आया। तो ये √484 आएगा, और 484 का अंडर रूट होता है 20, तो 22 हो गया ए का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको लिखने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन होगा -18/22, कोमा 12/22, कोमा -4/22। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ओके, तो देखा आपने डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड किया। डायरेक्शन रेशो
से ये एक्स वाई जेड आए, उनसे वेक्टर बनाया। वेक्टर नहीं भी बनाते तुम डायरेक्ट ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते थे उनका स्क्वायर करके, और बटे में बस ये लिख दिया इसका मैग्नीट्यूड, काट पीट कर लेना, इसमें ऐसा नहीं है यही रोकना है, काट पीट करके आंसर छोड़ दोगे। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो हमने दो मेथड सीखे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के, एक पहले क्वेश्चन में एक तीसरे में। अब डायरेक्शन कोसाइन रेशो वगैरह की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर मैंने तीन बातें बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन्हें। लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, डायरेक्शन कोसाइन को इंग्लिश अल्फाबेट के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी डायरेक्शन कोसाइन आपने सीखा, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा का बोलते हैं, तो कोस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। और ये होता है एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एम की वैल्यू होगी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और एन की वैल्यू होगी जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर इसे माना है हमने, यहाँ पर ए वेक्टर माने हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को, ठीक है। तो x अपॉन मैग्नीट्यूड ए तो l हो जाएगा कोस अल्फा, कोस बीटा होगा y अपॉन मैग्नीट्यूड ए, कोस गामा होगा z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसी से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला पॉइंट, कि अगर डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर करके जोड़े, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन के, अगर डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। इस चीज को यहाँ चेक करके देखते हैं। देखो एल की वैल्यू आपको बताइए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एम की वैल्यू आपको बताइए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और भाई एन की वैल्यू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो होती है। अब आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करके देखो, एल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएंगी ये वैल्यू। अब इन सब में अपोन में ए स्क्वायर तो एलसीएम आएगा, और ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको बताऊं तो ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब ए का स्क्वायर करेंगे मतलब अपोन में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पूरा कैंसिल होके क्या देखा हमने 1 आता है। तो कोई भी वेक्टर हो हमेशा हर वेक्टर के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हमें दो डायरेक्शन कोसाइन पता हो ना तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मान लिया दो डायरेक्शन कोसाइन दे दिया उसने कि दो डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो तुम तीसरा पता कर सकते हो। अच्छा, अगर एल की वैल्यू कोस स्क्वायर अल्फा, एम की कोस स्क्वायर बीटा और एन की कोस स्क्वायर गामा रख दें, तो यहां से ये भी कंक्लूजन आता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होगी। इसका यूज हमें कब करना, मैंने सब बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में लिख रखा है आपके लिए सब कुछ। अगर हमें दो एंगल पता हो तो हम इस फॉर्मूले का, कौन से का, इस फॉर्मूले का यूज करके तीसरा एंगल पता करते हैं। जैसे वेक्टर के दो एंगल, वेक्टर के एंगल से मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला एंगल हमें पता है कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वाई एक्सिस के साथ 150 डिग्री का बनाता है, तो बताओ वो जेड के साथ कितना बनाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। x के साथ 30 का बनाया मतलब x वाला तो 30 हो गया, अल्फा 30 हुआ, y के साथ 150 बनाया मतलब बीटा 150 हो गया। गामा फाइंड करना है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रखते ही गामा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्लियर हो गया। अब थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड वाला कोलिनियर वेक्टर के लिए यूज होगा। कोलिनियर वेक्टर आपने पहले भी पढ़े हैं, दो वेक्टर जो एक ही सीध में हो, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है ना तो आपको ध्यान होगा कुछ ऐसा करते थे हम कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो रेस होते हैं। ये a1 b1 c1 तो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में लिख दूं, इस चीज को थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं। अगर ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये हो तो ए के डायरेक्शन रेशो क्या हो गए, डायरेक्शन रेशो हो गए ए के, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशो जो ए, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होंगे a1 b1 c1, a1 b1 c1।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो बी के हो जाएंगे A2 B2 C2, A2 B2 C2, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो यहाँ एक ये लाइन लिखी है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि तीनों का रेशियो बराबर होगा। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कोलिनियर के लिए एक तो ये कंडीशन होती है, ये तो आपकी पहले परिचित है, ये कंडीशन तो पहले भी पढ़ा रखी है। दूसरी ये होती है, हालांकि यूज तो हम इसी का करेंगे, दूसरी वाली तो खाली कागजो कार्रवाई के लिए है, बस सुन लो कि दूसरी ये होती है कि उनके डायरेक्शन कोसाइन इक्वल रहते हैं। अगर आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें दो कोलिनियर वेक्टर के तो वे इक्वल ही आएंगे। बस याद रख लो क्यों आएंगे कैसे आएंगे उस सब की जरूरत नहीं है। बस अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होते हैं। लेकिन हम कभी भी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड नहीं करेंगे। कहीं भी हमें दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है तो आप हमेशा इस कंडीशन का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये थे। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज का पहला और तीसरा तो मैंने बता दिया तुम्हें क्वेश्चन, एक बार इन्हें नोट कर लो जो भी आपको कुछ अपने अकॉर्डिंग नोट करना हो, फिर एक्सरसाइज देखो। अब इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लिखा हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर लाइन और वेक्टर को आप एक ही चीज समझो, क्योंकि वेक्टर भी तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसी को तुम लाइन पढ़ो या वेक्टर पढ़ो बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि सर जी यहाँ तो लाइन है वो वेक्टर है, एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन लिखने, यानी एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन लिखने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं, मतलब अल्फा बीटा और गामा तीनों वैल्यू सेम दे रखे हैं उसने। क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा और गामा मतलब जो एंगल बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाने वाले एंगल को अल्फा बीटा और गामा ही तो हम बोलते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू उसने इक्वल दे रखी है, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब हमें फाइंड करना है कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ही नहीं तो बोलते हैं कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि ये कह रखा है कि तीनों एंगल इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। यही सेम बात इन दो क्वेश्चन में कही गई है, मैं इन्हें अभी डिस्कस करूंगा। रिपीटेड क्वेश्चन कौन से, मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 का 11वां जो मैंने आपको छुड़वा दिया था, मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 का 11 और 10.2 का 14, इन्हें अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसे समझ लो आप। अब जब ये हमें कनेक्शन दे रखा है, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप यहां से स्टार्टिंग करो। इन तीनों का हमें एक कनेक्शन तो पता है ना, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। अब ये कह रखा है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों वैल्यू सेम है, तो बीटा को भी अल्फा से रिप्लेस करा दो और गामा को भी अल्फा से रिप्लेस करा दो। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और कुल मिलाकर यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो आपने देखा कोस अल्फा की वैल्यू 1/√3, ऐसे क्योंकि अल्फा और बीटा तो बराबर है ना, ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू भी 1/√3 और कोस गामा की वैल्यू भी 1/√3, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू मिलती रहेंगी, तीनों वैल्यू सेम आएंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन से इसके 1/√3 1/√3 और जी 1/√3 होंगे। यानी एक लाइन जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, एक ऐसी लाइन या एक ऐसा वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 और 1/√3 होते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आप एक बार इन क्वेश्चन को खोल के देखो, बुक खोलो एक बार अपनी। जैसे मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 का 11 खोल लिया आपने, मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर देता हूं। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, एक्सिस को ओ एक्स जैसे ओ ऐसे होता है ना, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इस तरीके से इनके साथ
अगर इक्वल एंगल बनाता है कोई वेक्टर तो प्रूव करो उसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 और 1/√3 होंगे। ये बात हमें प्रूव करनी। यानी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक वेक्टर जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है ये प्रूव करो कि उसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 और 1/√3 होंगे। तो यही था सेम क्वेश्चन, सही है ना। अब एक्सरसाइज 10.2 पर आ जाओ। 10.2 खोल लो। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 खोल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। सो दैट द वेक्टर I प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब ये इसका रिवर्स हुआ। कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में 14 में ये प्रूव करना है एक वेक्टर I प्लस जे प्लस के ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। इक्वली इंक्लाइन मतलब इनके साथ वो इक्वल एंगल बनाता है। ये बात हमें प्रूव करनी है। यानी कुल मिलाकर हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है इसके एक्सिस के साथ बने हुए एंगल अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे। ये प्रूव करना मतलब इसका उल्टा हो गया, इस वाले का उल्टा हो गया। इसमें तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल दे रखे हैं, इस 10.2 के 14 में हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो देखते जाओ कैसे करेंगे। ये वेक्टर हमें दे रखा है तो इसके लिए आप कोस अल्फा का फॉर्मूला लिखो। पहले कोस अल्फा होगा 1/√3, क्योंकि यही होता है ना फॉर्मूला। क्या है? एक्स आई वाला कोफिशिएंट और अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो एक्स तो यहाँ पर 1 है, आई का कोफिशिएंट 1 और ए का मैग्नीट्यूड है √3। ठीक है, ऐसे ही आप कोस बीटा कैलकुलेट करोगे। कोस बीटा होगा वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो y की वैल्यू भी 1, ये x ये y और ये z होते हैं, y की वैल्यू 1 और अपॉन a का मैग्नीट्यूड √3। तो ये कोस बीटा हुआ। कोस गामा होता है z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, z की वैल्यू भी 1। तो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो हमने देखा, आप लिख दोगे यहाँ पर क्लियरली कोस एल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा। जब तीनों इक्वल हैं तो यहां से साबित हो जाता है एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ओके, इसका मतलब ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, मतलब तीनों एक्सिस पर इक्वल एंगल बनाते हैं। लिख दोगे देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइन, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ओके, कर लेना इसे इस तरीके से। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में एक मैंने आपको 12 छुड़वा दिया था। 12वें में डायरेक्शन कोसाइन पूछा, फाइंड कर लोगे। वेक्टर दे रखा है, वेक्टर दे के डायरेक्शन कोसाइन। 13 क्वेश्चन में एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दे रखा है। 13 क्वेश्चन में एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी और हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं। अब वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, जब पॉइंट ए आपको गिवन है, पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिए, आपसे वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए, तो ए बी वेक्टर फाइंड कर लोगे और वेक्टर फाइंड करके डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल ही दोगे उनके इस तरीके से। ठीक है ना, ये छुड़वाया था मैंने आपको। अब एक्सरसाइज 10.4 के थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। 10.4 का 3। अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये लिखा हुआ है बोर्ड पे पूरा, अ यूनिट वेक्टर ए। अब ध्यान देना, हर एक वर्ड को ध्यान से कैच किया करो। इफ अ यूनिट वेक्टर ए क्या है? मतलब एक यूनिट वेक्टर है। तो तुरंत इससे हमें एक बात पता चली कि इस ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। जो भी पता चलता रहे ना तुरंत उठा लिया करो उसे कि हाँ एक बात पता चली। ठीक है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप। आई कैप के साथ π/3 एंगल बनाया। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से π/3 एंगल बनाया, तो अल्फा की वैल्यू π/3। इसी तरीके से जे कैप के साथ π/4 बनाया, मतलब बीटा की वैल्यू π/4। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, और के कैप के साथ थीटा मतलब गामा की वैल्यू थीटा। ओके, तो यहाँ जब दो एंगल इसने दे दिए, तीसरा एंगल थीटा पूछा हमसे। यही मैंने बताया था, जब दो एंगल दे रखे हो तीसरा फाइंड करवाता हो तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर π/3
प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये पाई अपॉन 3 होता है 60, कोस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, मतलब ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। ये 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस कोस गामा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर ऐड किया, उधर ले जाके माइनस किया तो उधर जाने से ये बचेगा आपका 1 अपॉन 4। फिर कोस गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगी, प्लस माइनस आएगी, दो हो जाते हैं, या तो प्लस 1 अपॉन 2 ले या माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन उसके लिए आप इस एक वर्ड को और कैच करिए, लिखा हुआ है थीटा एक्यूट एंगल है। अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट एंगल होते हैं 0 से 90 तक के, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा, थीटा दे रखा है ना, ये गामा लिख दिया मैंने यहाँ पे, थीटा दे रखा है, गामा की वैल्यू थीटा, ठीक है। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम, और बस यहां पर मेंशन कर दोगे कि सिंस थीटा इज एक्यूट एंगल देयरफॉर नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन, आप माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दोगे और कुल मिला के कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होता है 60 पर, मतलब पाई अपॉन 3। तो आपको थीटा की वैल्यू भी पता चल गई पाई अपॉन 3। ओके, थीटा मतलब गामा की वैल्यू आपको पता चल गई, गामा कितना आ गया, पाई अपॉन 3। अब इसके बाद इसने कहा है हेंस फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट मतलब आई जे के कोफिशिएंट निकालने हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने लेट कर लिया जो वेक्टर ए है वो सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। ओके, अब हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन पता चल गए। आप यहाँ लिखो कोस एल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कंपोनेंट क्या है इसके, एक्स वाई जेड ही तो है इसके कंपोनेंट, तो हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। हम वन बाई वन देखो इस तरीके से करेंगे। एल्फा की वैल्यू रखो कोस पाई अपॉन 3 इक्वल टू एक्स अपॉन, अब यूज है इसका, आप ये सोच रहे होंगे इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, बड़े जोर शोर से मैंने लिखा था कि भाई ये आ गया, अब यूज है। देखो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, एक्स मिलेगा आपको। ऐसे ही फिर कोस गामा बीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कोस बीटा मतलब कोस पाई अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 1 हो जाएगा, बीटा पाई अपॉन 4 था तो y की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 आ गई। सही है ना। इसी तरीके से आप गामा, कोस गामा, गामा कितना आया अभी पाई अपॉन 3, तो कोस गामा होगा, कोस गामा, गामा मतलब पाई अपॉन 3 इक्वल टू जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सही है, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो जेड की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट हुए 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन 2। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो वे क्वेश्चन थे वेक्टर के जो मैंने डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के आपको बीच बीच में स्किप करा दिए थे। अब वापस एक्सरसाइज 11.1 पर आ जाओ। 11.1 का दूसरा हो गया, तीसरा, फोर्थ क्वेश्चन में कोलिनियर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आप कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी और सी, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसकी साइड के क्या पूछे गए, इसकी साइड के आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं। साइड के डायरेक्शन कोसाइन, एक साइड ए बी वेक्टर लिख लो, बी सी वेक्टर और सी ए। पहले तो आप ऐसे वेक्टर लिख लो, ए बी वेक्टर, ए बी, बी में से ए घटाओगे -1 -3, तो -4 आई कैप प्लस 4 जे, सॉरी -4 जे कैप और +6 के कैप, ठीक है ना। ये ए बी वेक्टर हो गया। मैं ए बी के फाइंड करके दिखा देता हूँ, बी सी और सी ए के आप अपने आप कर लेना, तरीका तो आपको भी पता है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए पहले हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आप ए बी का मैग्नीट्यूड लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी हमें। ए बी का मैग्नीट्यूड होगा 16 + 16 + 36, कितना आ जाएगा ये, 68 आ जाएगा, 17 × 4 = 2√17,
2√17 होगा ए बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं ए बी के, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी। तो -4 अपॉन मैग्नीट्यूड 2√17 कोमा -4 अपॉन 2√17 कोमा 6 अपॉन 2√17। ये आपने डायरेक्शन कोसाइन लिख दिया, काट पीट कर दो बस इनकी। ये बचेगा -2 अपॉन √17 -2 अपॉन √17 और जी 3 अपॉन √17। हो सकता है आंसर में इनके साइन में फर्क आता हो, क्योंकि हमने तो ए बी लिखा, हो सकता है उसने बी ए के फाइंड कर रखे हो, क्योंकि इसने सिर्फ साइड के वेक्टर, इसने साइड के डायरेक्शन कोसाइन कहा, कोई मेंशन नहीं किया कि आपको ए बी साइड के लिखने हैं या बी ए साइड के। तो अगर आपके साइन चेंज आ जाते हैं यहाँ, ये दोनों प्लस के वो माइनस के, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो भी ठीक है आंसर। ओके, तो ये एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गई। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन करो। ओके।